नमस्कार, एचएनएन विशेष मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज हमारे साथ बात करने के लिए जो शख्सियत मौजूद है उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे साथ हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। कोश्यारी जी का परिचय आप लोग जानते हो कि पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, महाराष्ट्र और गोवा के राज्यपाल रहे हैं, लेकिन इससे बढ़ के भी इनका परिचय है कि ये उत्तराखंड हो या देश की राजनीति हो, सबसे ऊपर एक ऐसी शख्सियत जिनके साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आज हम बात करेंगे, चूंकि मोदी सरकार के 12 साल हो गए हैं, 10 साल जो है उत्तराखंड सरकार के भी हो गए हैं और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने एक रिकॉर्ड बनाया है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का। और ये रिकॉर्ड, इस रिकॉर्ड के बारे में वैसे तो अमूमन आप कहेंगे कि नहीं, पुष्कर सिंह धामी से पूछना चाहिए, लेकिन मैं भगत सिंह कोश्यारी जी से पूछूंगा इसके सवाल, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अगर अर्जुन है तो उनके द्रोणाचार्य जो है वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। तो नमस्कार और स्वागत है सर आपका। जी मुकेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर, जैसा कि मैंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी का एक नया रिकॉर्ड बना है कि वो उत्तराखंड के सबसे लंबे समय तक वो मुख्यमंत्री रहने वाले का रिकॉर्ड उनके नाम है। और वो चूंकि आपके शिष्य हैं और आपने ही ट्रेंड किया, तो मैं चाहूँगा जो कि उनके बारे में थोड़ा शुरुआत में हम लोग बात करें कि कैसे आपने ट्रेंड किया। पहले तो मैं पुष्कर सिंह धामी का गुरु हूँ। पुष्कर सिंह धामी मेरे शिष्य हैं। ये जो जजमेंट मीडिया वाले दे देते हैं और दूसरे समाज के लोग दे देते हैं, ये उनका कथन है। और मूलतः पुष्कर सिंह धामी लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र है और लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में वो शुरू से ही सक्रिय रहे और वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई अनेक विषयों में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। तो जो व्यक्ति छात्र जीवन से ही नेता हो, तो उसके लिए कहना कि भगत सिंह कोश्यारी का वो शिष्य है, तो ये थोड़ा सत्य से। सर, उत्तराखंड में तो जितने भी बीजेपी के नेता है सब आपको बाबूजी मानते हैं, सब आपको बोलते हैं कि नहीं हमारे तो गुरु, हमने तो उनको देख कर राजनीति सीखी है। नहीं, ये उत्तराखंड के जो लोग हैं ये देवभूमि है और यदि वो अपने से वरिष्ठ व्यक्ति का आदर करते हैं, जैसे हम नारायण दत्त तिवारी जी को हमेशा आदर से बोलते थे, नेता विरोधी दल होते हुए भी लोग हमसे कहते थे भाई ये तो मित्र विपक्ष है। तो हमारी वहाँ की संस्कृति है, एक सभ्यता है, उसमें आपको बताने होगा, मैं शायद महाराष्ट्र का राज्यपाल बनता भी नहीं, बहुत लोगों ने कहा जाओ जाओ जाओ। तो उनमें से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी भी है। अच्छा। इन्होंने कहा कि साहब ये हमारे उत्तराखंड का गौरव है, आप भी हमारा राज्यपाल बनते हैं। तो ये हम लोगों की एक जो संस्कृति है, की पहचान, एक हमारी जो पहचान है, तो ये उसका एक प्रकार से एक नमूना है, समझ लो, उदाहरण है, समझ लो। और जहाँ तक रहा धामी जी के काल का, कार्यकाल का, ठीक है, उत्तराखंड में उन्होंने सबसे अधिक समय रहने के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है मुख्यमंत्री। और संयोग है कि डबल इंजन में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी सबसे अधिक समय निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड दिया है। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में और उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के लिए, वैसे तो उनके लिए विषय हो गए मोदी जी, सारा भारत अपना मातृभूमि है, बल्कि उसका उनके लिए पवित्र है। और जैसे सारे देश भर के लोग चार धाम उत्तराखंड के देखने के लिए जाते हैं, कष्ट सहन करते हैं, बालिकाराज जा रहे हैं, तो ये एक प्रकार से हमारे मोदी जी के संरक्षण में और धामी जी के स्वयं के अपने मधुर, सौम्य, शिष्ट उस व्यक्तित्व के कारण मुझे लगता है कि प्रदेश के अंदर विकास के साथ साथ लोगों के अंदर ये अब आस्था जागृत होने लगी है कि नहीं उत्तराखंड में
स्थायी सरकार चल सकती है। बिल्कुल। उत्तराखंड में एक ट्रेंड जो था वो एक बार ये बहुत होता है, रिपीट हो सकती है। बिल्कुल। तो 2 बार बीजेपी रिपीट हो गई, अब तीसरी बार की तैयारी में है। मैं चूंकि बीजेपी से राजनीति से दूर हूँ, तो उनकी क्या तैयारी मैं नहीं बोल सकता। बिल्कुल, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि जो कुछ सुनाई देता है, जो जनता बोलती है, विपक्ष भी बोलता है, उससे ऐसा लगता है कि उनको फिर से पार्टी को फिर से अवसर मिलेगा 27 में, ऐसा लगता है। वैसे सर अगर ये पूछा जाए तो धामी जी के इस लंबे कार्यकाल में सबसे अच्छा कार्य अगर आपको कौन सा एक ऐसा डिसीजन था जो एक माइलस्टोन साबित हुआ है इस लंबे कार्य में? ये आपको यदि उनका कोई ऐसा काम तो सबसे बुरा लगा हो, वो आप मुझे बता दें, तो मैं आपको उनका सबसे अच्छा काम मैं बता सकता हूँ। क्योंकि मुझे क्या लगता है कि उन्होंने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए हैं। मान लिया यूसीसी है, ये सबसे पहले उत्तराखंड में हुआ, उसी पे आया। तो ऐसे ही उनके और भी अनेक जो काम है, मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के मामले में उन्होंने अभी एक IAS अफसर और उसके साथ से सीनियर अफसर, उनके खिलाफ अभी केस किया है। एक ऐप भी बनाया है उन्होंने 164 या 1064। ये एक बड़ी बात है। और कोई हमें कहे कि साहब देश से भ्रष्टाचार खत्म हो गया उत्तराखंड से, मैं ये आपको नहीं बोलता हूँ, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि ऐसे वो उदाहरण प्रस्तुत करें। और नहीं तो बोल देंगे तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, बिल्कुल पक्ष तो बोलेगा ही है। तो एक प्रकार का उनके जो सारे काम हैं वो अपने प्रदेश के हित में है, चाहे विकास के लिए बागवानी का काम करना हो, चाहे उसमें आपको कृषि के क्षेत्र में काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए लंबी पर्यटन के लिए काम किया, पर्यटन है, सब कुछ करके हर फील्ड में उनका काम था। एक जो चर्चा होती है काम तो उन्होंने जैसे आपने गिनवाए सबको ही आता है, अगर मैं भी पूछता हूँ तो, लेकिन जिन कामों से उनकी पहचान होती है, ये चाहे अच्छे रूप में हो चाहे बुरे रूप में हो, वो है जो मज़ारों का ध्वस्तीकरण कराया, अवैध मदरसे बंद करवा दिए, मदरसा बोर्ड को बंद कराने का डिसीजन, ये जो डिसीजंस हैं इस पे चर्चा बहुत होती है और नेशनल लेवल पे चर्चा होती है। ये सारी चीज़ें जब आप मुख्यमंत्री थे उस समय भी उत्तराखंड में थे, और उस समय इस तरीके के डिसीजन आप लोगों ने नहीं लिए। देखिए, एक इनिशियल पीरियड और उस इनिशियल पीरियड में जो तात्कालिक आवश्यकता थी कि उत्तराखंड कैसे उसमें सस्टेन करे, उत्तर प्रदेश से 3,500 करोड़ का कर्जा लेकर के हम अपने सिर पर आए, काफी कलम और पेंशन खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। तो ऐसे समय में हम लोगों ने 1 साल के अंदर टिहरी डैम जो 7 साल से बना हुआ था, टिहरी खाली नहीं होता था, आधे से ज़्यादा गांव सब नीचे बसा दे रहे थे, और टिहरी का जैसा इतना महत्वपूर्ण काम हुआ उस समय हमने जो शिक्षा मित्र नियुक्त किए, पैसा कम था क्योंकि हमारा कहना माना, और आगे जाकर के सारे देश में अधिकांश प्रदेशों में जो है शिक्षा मित्र की योजना लागू की। आज भी यूपी में 1.5 लाख से ऊपर शिक्षा मित्र शिक्षा मित्र है, बिहार झारखंड में भी है। झारखंड में भी हम लोगों ने कोशिश की कि हम कैसे अपने कम साधनों में, कम संसाधनों में कैसे अच्छा काम करें। सबसे बड़ा थे कि पहले कार्यकाल में अपने जब हमारे साल रहे, उसके बाद नरेंद्र तिवारी जी आ गए, तो नरेंद्र तिवारी जी और हम प्रधानमंत्री जी से मिले, स्पेशल तो पहले दे दिया था उन्होंने, तो उनकी ऐसी कृपा रही कि उन्होंने औद्योगिक पैकेज दे दिया, और आज औद्योगिक पैकेज जो अटल बिहारी वाजपेयी दे गए, उसके कारण से आपका जो उत्तराखंड है वो अनेक देश के अनेक प्रदेशों से GDP में आगे है ना, और कैपिटा इनकम में बहुत आगे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत आगे है। तो ये आदरणीय हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रेय जाता है, और हमारे पहले मुख्यमंत्री हमारे नरेंद्र जी आए, सौभाग्य से वही व्यक्ति थे, और हम लोग सहयोग से काम करते थे। हाँ, हम आलोचना करनी जरूरत थी, आलोचना करते थे, विरोध भी करते थे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव विरोध
हम लोगों का रहता था, रचनात्मक विरोध रहता था, बिल्कुल और उससे एक नई दिशा मिली। बिल्कुल। एक पुजारी जी, एक जो सवाल यानी एक जो समस्या उत्तराखंड के साथ रही है हमेशा, देखिए अभी सस्टेनेबल ग्रोथ में हम सबसे आगे हैं, क्या पर कैपिटा इनकम भी हमारा उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है, जीडीपी में ग्रोथ में भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्री से उत्तराखंड आगे है। लेकिन एक जो मुख्य समस्या बाहर से पलायन वाली है, वो जब आप थे तब भी, आपके पहले भी और अभी भी, इतना पुष्कर सिंह धामी जी ने इतना उसको किया, लेकिन ये चुनौती अभी भी सामने है। देखिए, अगर चुनौतियाँ नहीं रहेंगी तो आदमी की परीक्षा कैसे होगी? तो चुनौतियाँ हैं, उनमें से आदमी डील करता है, उनका मुकाबला करता है, उसमें से रास्ता निकालता है। और पहली बात ये है कि पलायन, अगर आप देखें तो देश में सर्वाधिक जो देश के बाहर काम करते हैं लोग, वो केरल के करते हैं। हाँ। और वो पंजाब के भी करते हैं, बिहार से भी करते हैं। तो बिहार के तो आधे से ज़्यादा लोग अलग अलग देशों में काम करते हैं। तो ये पलायन अपने आप में एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड विषय है, तो उसको एक तरफा लेना कि वही पलायन है। पलायन अगर आप अच्छे जगह जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा रहे हैं बाहर जाकर के, तो आप बड़े बड़े काम कर रहे हैं, आप कोई प्रोफेसर हैं, कोई साइंटिस्ट है, कोई और है, और आप जैसे हमारे दिल्ली में मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे एक चौथाई नहीं होंगे तो 10वें हिस्से से ऊपर तो पत्रकार होंगे यहाँ उत्तराखंड के। हम लोग भी पलायन करके आए। तो इसलिए जो है, यदि हम अच्छी जगह पर जा रहे हैं तो वो शुभ लक्षण होता है, क्योंकि उसके कारण से बाहर से रेमिटेंसेज आते हैं। क्योंकि आजकल आप अगर रोज अखबार पढ़ेंगे तो आप करेंगे आगे बहुत से लोग जो है बाहर के उद्योगपति पैसा बाहर ले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा समाचार आता है। लेकिन समाचार ये भी आता है कि हर वर्ष यहाँ जो रेमिटेंसेज है बाहर से, हमारे जो वहाँ नागरिक हैं, जो बाहर विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, तो उनसे रिकॉर्ड पैसा डॉलर हमारे हिंदुस्तान में आ रहा है। तो ये हर एक चीज के दो पहलू होते हैं। तो आदमी जो है पौधा, लेकिन सर मैं एक कलर्ड आई से देखता है तो फिर उसको एक तरफा ही दिखता है। आप कह तो रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी आपके शिष्य नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं उनको, मुझे लग रहा है वो आपके प्रिय शिष्य हैं। नहीं, आप अच्छा काम करिए। अगर आपने अच्छा इंटरव्यू लिया और आपने कुछ ऐसे तगड़े सवाल जैसे सामने रोशनी करेंगे, तो ऐसे कुछ करेंगे तो मैं कहूँगा मैं आपका भी पक्ष होगा। तो अच्छा काम करें, मुझे मैंने कहा पंडित जी का नाम लेना, तिवारी जी का क्यों लिया? तो आपने रावत जी का भी नाम लिया, तो उन्होंने आपको, तो इसलिए ऐसा है कि अच्छा काम करे तो उसका अच्छा बोलना चाहिए। तो ये पलायन वाली बात मैंने इसलिए पूछी सर, क्योंकि एक तरफ तो बाहर से लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो समस्या है, क्योंकि देश की एक आबादी जो अल्पसंख्यक आबादी है, अपने को कहती है, मैं मुसलमान आबादी की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए वो पहाड़ों में अवैध रूप से उनकी घुसपैठ हो रही है। देखिए, बात पूछ रहे थे ना कि आप कौन सा कानून अपने कैसे तुलना करोगे, एक कौन है या अच्छा ही बुरा है जी। धामी ने जो भू कानून बनाया है वो इतना सख्त बना दिया है कि आप यही नहीं, जिन्होंने पहले जमीन खरीद ली है, अगर उन्होंने 2 साल में जो शर्त होते उसका उपयोग नहीं किया है तो वो सरकार में वेस्ट हो जाएगी, और हजारों एकड़ जमीन जो है सरकार में वेस्ट हो चुकी है। तो ये ऐसा है कि कोई मजार हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है कि जो भी अवैध चीजें पूजा स्थल बने हुए हैं, जैसे कुछ हिंदुओं के पूजा स्थल हटे होंगे, तो जो जिससे आम जनता को कष्ट होता है, तो वो इसलिए आप मान के चलो कि पहले बहुत अधिक बाहर के लोग बसने लगे, आने लगे, तो अब संख्या में बाहर होंगे। और मैं दूसरी बात ये भी आपको बताऊं कि हम इतना भेदभाव नहीं रखते। एक उत्तराखंड का व्यक्ति इस देश के नहीं, हमारे एक मित्र है, उनके भाई के चाइना में 37 रेस्टोरेंट है। तो अब आप कल्पना करें, 2 डिग्री के रहने वाले हैं, तो अगर हमारे लोग बाहर से काम कर रहे हैं तो ये जो एकदम इतना संकुचित दृष्टिकोण नहीं है, लेकिन वो बॉर्डर है, प्रदेश है, सीमा का प्रदेश है और वो सुरक्षित रहना चाहिए। इस दृष्टि से आप आश्चर्य करेंगे के सामने मेरे एक बीजेपी पुराने बिहार के बैठे हैं, वो अपने गांव जाकर के उन्होंने अपना सेब का बगीचा और दूसरे खेती का करना शुरू किया है।
कितने IAS और IPS और IRS के लोगों ने सेव के बगीचे लगा दिए, छोटे छोटे जो नीचे काम करते हैं मैदानों में, ऐसे लोग भी वापस आकर के वो कोई लेकिन जड़ी बूटी लगा रहा है, कोई मछली पालन कर रहा है, कोई गाय का पालन कर रहा है, ऐसा वहाँ लोग आप बड़ी संख्या में वापस आ रहे हैं। मैं वो उसकी बात नहीं कर रहा। मैं मेरी चिंता जो है, जो सरकार की भी चिंता मेरे ख्याल से, कि जो अवैध घुसपैठी है, जो मुस्लिम आबादी वहाँ पर बढ़ रही है, जो जब देवभूमि बना था तब की आबादी और अब की आबादी, और वो जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा सवाल उस पर था और मेरी चिंता भी है। डेमोग्राफिक चेंज जो है वो केवल डेमोक्रेटिक ढंग से ही होगा। बिल्कुल ऐसा थोड़ी कि हमने कहा फला आगे लट्ठल मार दो और बुलडोजर चला दो, ऐसे ना थोड़ी चलेगा। तो हर काम डेमोक्रेटिक ढंग से होता है और कानून के अंदर कानून के हिसाब से हमी की सरकार पूरे कानून का पालन करते हुए काम कर रही है। और उस हिसाब से जो चिंता आपकी है वो सारे देश की भी चिंता है। और निश्चित रूप से आप कुछ दिनों बाद कहेंगे कि अब हमारी चिंता दूर हो गई है, और ये आप लोग इस प्रश्न को उठाते रहिए और इस प्रश्न का हम समाधान ढूंढते रहेंगे। और निश्चित रूप से उत्तराखंड को जैसा पवित्र पावन होना चाहिए वैसा रहेगा। बिल्कुल। अब सर उत्तराखंड से बाहर आते हैं, जरा मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी का मैं कोई सर्टिफिकेट उनको दो नहीं, हर एक आदमी का इंडिविजुअल नहीं, मैं उनको सर्टिफिकेट दूँ तो ये जरा मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से बहुत उचित नहीं है। लेकिन मैं कैलाश कभी नहीं जा पाया, जबकि मोदी जी बहुत पहले पैदल चल के जब उन्होंने वक्त थे तब वो हमारे पूरे कुमार से घूमते घूमते कैलाश होकर आ गए। तो मैं इस बार पहले जाता था लिपुले उधर जहाँ से चाइना लगता है, तिब्बत लगता है, पैदल जाते थे। तो इस बार मैं बाई रोड और उस बिंदु तक गया जहाँ से ओल्ड लिपुले सीधे भगवान कैलाश दिखाई देते हैं, कैलाश का शिखर दिखाई देता है। केवल 17,500 फीट की ऊंचाई पर केवल 300 मीटर पैदल चल के, और मैंने साक्षात कैलाश के दर्शन किए, शिव जी के दर्शन किए और उनसे एक चीज सर, मोदी जी का कल मैं आपके प्रोग्राम में था, कल आप प्रोग्राम में जिस तरीके से लास्ट में आपने कहा जो चढ़ावा चोरी की बात जो चल रही है, आपने कहा कि राम के नाम पे विपक्ष भी जो है राजनीति कर रहा है, इसी बहाने राम का नाम ले रहा है। केवल इतना ही मसला है या और भी लगे कि आप राम मंदिर आंदोलन में रहे, पुराने स्वयं सेवक रहे, तो ये तो बात हुई जो आप सार्वजनिक पद से हैं। आपको इस बात का मलाल है, इस बात को दुख है कि जो घटना हुई है वो निंदनीय तो है ही, लेकिन जिनका नाम लिया जा रहा है वो और ज़्यादा चिंता बढ़ाती है। ये नाम लेना प्रजातंत्र में बिना सबूत के आरोप लगा देना बहुत सरल है। और मीडिया में तो आप जानते हैं कि बहुत बार ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो आपको भी लगता होगा होना तो नहीं चाहिए, पर अगर उससे मामला उबलता है और मेरा अखबार अच्छा चलता है, मेरा चैनल बढ़िया चलता है, तो सर मैं इसका विरोध करूँगा। आप करेंगे तो अक्सर नेता जो है अपनी कमी छुपाने के लिए मीडिया को थोपते हैं। नेता भी ऐसा कर सकते हैं, बता नहीं रहा हूँ, इसलिए आप चिंता मत करिए, कभी वन साइडेड बोलता ही नहीं। जी ठीक है ना, इसलिए तुरंत एक्शन लिया जा रहा है और लोग बंद किए गए हैं, पूरी खोजबीन हो रही है और सबकी ओर से बोल दिया गया है कि जो कठोरतम सजा हो सकती है वो कठोरतम सजा चोरों को दी जाए। तो अब ये केवल आप ये कहो कि भाई नहीं तुम राम मंदिर के कारण से शासन में आए हैं, अब राम मंदिर में चोरी हो गई तो तुम्हारी जगह हम आएंगे, तुम बाहर जाओगे, तो ये जो कपोल कल्पना है। तो आपको मैंने जो अपनी कला मेरे भाषण की बात बोल रहे हैं, जो एक सबसे एक प्रकार से शाश्वत सत्य जिसको बोलते हैं, वो क्या है कि कभी कभी अंग्रेजी में कहते हैं कि वो शैतान कोर्स टू डिस्क्राइब, यानी बातिल को कोट करता है शैतान। तो कभी कभी क्या है कि प्रभु
एक ऐसी योजना बनाते हैं, देखो भाई लोग मानते ही नहीं। साधु लीला करनी पड़ती है अपने। साधुओं ने कितना ही कहा, अरे नारायण ने कहती क्यों करता है, जब तेरी माँ कहती है उसका पाप तेरे को लगेगा, क्यों करता है, तुमने क्या करोगे तेरा, ऐसा तो माँ ने कहा कि नहीं मुझे क्यों लगेगा, पाप तू कर रहा है और लूट के ला रहा है तो साधुओं से उन्होंने पूछा है क्या कर रहा है, साधु ने कहा कि देखो तुम राम नाम जपो, बोले मेरे से तो होता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि देखो आप ऐसा करो, आप राम नाम नहीं जप सकते हो नारायण, तो तुम मरा बोलो, मरा बोलते भी राम हो जाएगा, तो तुम्हारा तारण हो जाएगा। तो ऐसे ही इसी फार्मूले पे चल रहे हैं। ऐसे ही ये जो लोग आज कह रहे हैं, ठीक है, उसकी जितनी आलोचना करो, निंदा करो, अपनी जगह ठीक है, और जो कठोरतम सजा होनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, अपनी जगह सही है। परंतु जिनका राम के प्रति कभी न श्रद्धा रही, अगर वो आज इस चोरी के बहाने राम के भक्त बन रहे हैं, तो हम तो कहते चोर को सजा मिलेगी। सुनिए, हम तो सजा मिलेगी। अगर तुम राम के भक्त बनते हो, आइए स्वागत है आपका, राम के भक्त, राम की भक्ति करो और जगह जगह और राम मंदिर बनाओ, कृष्ण मंदिर बनाओ, शिव मंदिर बनाओ, बहुत अच्छी बात है। धर्मनिरपेक्षता का जो एक ऐसा शब्द आपने हमारे संविधान में डलवा दिया 42वें संशोधन में, ठीक है नहीं, कम से कम उससे तो मुक्ति दिलाओ। बिल्कुल, ये धर्मनिरपेक्षता पर मुझे याद आ गया, आपने उद्धव ठाकरे को एक बार बोल दिया था तो सेकुलर हो गए हैं क्या? तो क्या तब कर लो। तो फिर इसलिए जो सेकुलर शब्द है ये अपने आप में कोई बहुत हरती उसके दर्शन के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से ये इसका हमारे संस्कृति से मेल ही नहीं खाता है। हमारे यहाँ तो सर्वधर्म संभाव होता है, हम उस मार्ग में चलते हैं। एक चीज सर, आप पुराने स्वयंसेवक हैं, राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लंबे समय से, चंपत राय जी के बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप तो उनसे बहुत करीब रहे हैं, तो उनके बारे में जैसा लोग कह रहे हैं, चूँकि आप लोग जानते हैं, मैं भी मिला हूँ लेकिन मैं जानता नहीं हूँ, ये दावा नहीं कर सकता कि मैं उनको जानता हूँ। उन्होंने कहा कि इतना दुखी हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अब अयोध्या ये मंदिर छोड़ देना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप जरा उनके बारे में हमें डिस्क्राइब करें, वो क्या पीड़ा महसूस करते हैं। कभी कभी मानस आनंद की और है, तो कभी कभी अपराध कोई करता है और सजा किसी और को मिलती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको निर्दोष सिद्ध करना, वो तो न्यायालय करेगा, वो तो कोर्ट करेगा, ठीक है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ उन्होंने सारा जीवन समाज के लगाया है। अब उनके जो चारों ओर है, हमारे मान लिया आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, आप स्वयं पाक साफ है, और आपके नीचे अगर कुछ लोग अगर बदमाशी कर जाए, चोरी कर जाए, कोई ट्रेस कर जाए, तो अब हर जगह आपकी दृष्टि ऐसा तो है नहीं। तो यह भी हो सकता है कि भाई उनके नजर न पड़ी हो, है ना, और शायद इस दृष्टि से उन्हें कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस पर इतना विश्वास करते हैं कर रहे हैं, और यदि कुछ है गलत है तो आप उसको जांचिए, किसने मना किया है, किसने मना किया है। बिल्कुल, तो जांच हो, लेकिन यही सर, यही आरोप जो है मनमोहन सिंह की सरकार में लगती थी। मनमोहन सिंह सर जो है वो तो ईमानदार है, लेकिन सरकार जो है वो ईमानदार नहीं है, तो सजा तो मनमोहन सिंह को भी मिली, मनमोहन सिंह जी को तो कुछ सजा मिली ही नहीं। मनमोहन सिंह जी ने तो कभी जनता के बीच में गए नहीं, बहुत ऊंचे हमारे इकोनॉमिस्ट थे और बहुत बड़े अर्थतंत्र के वो ज्ञाता थे, और 1991 में उन्हीं के सहयोग से हमारे नरसिम्हा राव जी ने जो प्राइवेटाइजेशन किया, जिससे देश आज आगे बढ़ रहा है, तो वो उनके उसमें सहयोग से शुरू हुआ। तो वो एकेडमिक आदमी थे, और इसलिए उनको तो उनके ईमानदारी के प्रसाद स्वरूप, उनकी योग्यता के प्रसाद स्वरूप, न कि जननेता के रूप में, उनके एकेडमिक जो योगदान था, उस योगदान के कारण से उनको इतना पुरस्कार मिल गया, इतना सम्मान मिल गया, इसलिए उनको सजा का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो तो इतने दिन उन्होंने सेवा कर दी, और फिर भी उसके बाद लोगों ने ये नहीं कहा कि बेईमान है। तो चंपत राय जी के बारे में लोग ये कहेंगे नहीं, चंपत राय जी देखिए समय के प्रचारक है, उन्होंने अपना जीवन समाज के लिए लगा रखा है, तो अभी हम कैसे कह सकते हैं कि वो दोषी हैं। जांच करो,
आज तो उनसे इस्तीफा मंजूर कर दिया गया नहीं, है। अब वो इस्तीफा तो देखो मंजूर होने था, उसमें इस्तीफे में मंजूर की प्रश्न नहीं है, ठीक है नहीं। परंतु अभी पूरी जांच के बिना, पूरी उसके बिना आप देखते हैं कि कभी कभी निचला कोर्ट किसी को सजा देता है, ऊपर वाला भी सजा देता है, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के 20 साल बाद वो निर्दोष सिद्ध होता है। तो अभी मैं कैसे कहूँ कि भाई इतना तपस्वी व्यक्ति एकदम दोषी है, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसका कोई दोष नहीं है। इतना दोष तो है ही कि भाई थोड़ा अच्छा करना, मैनेजमेंट ठीक करना चाहिए था, अभी छोटी सी कमी तो है ही है ना। तो इसलिए इस पर जो है अपना हम निर्णय लें, उसके बजाय जो कानूनी अधिकारी हैं उस पर काम कर रहे हैं, ये उन पर छोड़ना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। क्या आपको लगे ये एरर ऑफ जजमेंट है उनका, इन लोगों को किया, चाहे जो जब पता चला तो देखिए उन्होंने अब खुद से जांच देखिए करके मैंने आपको बताया ना, राम जी के काम में बाधा ही बाधा आएंगी ही आएंगी, ठीक है नहीं। बिल्कुल। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, मैं भी वरिष्ठ प्रचारक से बात कर रहा था, मैंने कहा देखो भाई हमारी संघ की प्रार्थना में लिखा है वयम स्वीकृतम कंटका कीर्ण मार्गम, हमने स्वेच्छा से ये कांटों से भरा हुआ मार्ग स्वीकार किया है। ये 100 साल पहले का, 50 साल पहले भी होता था, जब हम शाखा संघ के लगाते थे तो लोग पत्थर फेंकते थे, कंकड़ फेंकते थे, शीशा फोड़ते थे, और जाने क्या क्या चीजें बोलते थे, ठीक है नहीं। तो कंटका कीर्ण मार्ग था, आज भी हम वही प्रार्थना करते हैं। आप कहोगे कि मोदी का राज्य है, योगी का राज्य है, धामी का राज्य, आप क्यों कंटका कीर्ण है? अब तो मैंने बताया उन संघ प्रचारक को कि देखिए आप कंटका कीर्ण इसलिए है, पहले हम बीए में, एमए में, एमएससी में, इंजीनियरिंग में छात्र होते थे, तो साइंस शाखा में जाते थे। अब जो बालक है वो आपको सब उसमें लग गए, मोबाइल में मोबाइल पर लग गए, फिर कंटका कीर्ण होगा कि नहीं होगा? तो ऐसे थोड़ी वो संघ की परंपरा बनी होगी। तो इसलिए ये चीजें ऐसे ही कि जो राम जी का काम होता है वो उसमें बाधाएं अगर ना आए तो राम जी का काम ही नहीं है। और इसलिए राम जी हमारी परीक्षा लेते रहते हैं कि हमारे भक्त विजय कैसे करेंगे। ये परीक्षा है, इस परीक्षा में भी, अपनी परीक्षा में निश्चित रूप से यह आपका विश्वास है कि जो सच्चे लोग हैं वो निकल के सब निकल जाएंगे। तो चलिए, जब तक आप देवभूमि में रहे आप पे कोई आरोप नहीं लगा, आप किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, लेकिन जब आप महाराष्ट्र गए तो कंट्रोवर्सी आपके नहीं देखो, मेरे साथ कंट्रोवर्सी लगी या मेरे साथ कोई और कुछ लगी तो वो उसके लिए तो मैं कोई दोषी नहीं हूँ ना, क्योंकि मैंने कोई कंट्रोवर्शियल काम नहीं किया। मैं ये जानता हूँ कि अगर मैंने कंट्रोवर्शियल काम किया होता तो भारत का जो संविधान है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय मेरे को कटघरे में खड़ा कर देता, ठीक है नहीं। जब लोग सर्वोच्च न्यायालय में गए और सर्वोच्च न्यायालय ने उनको सही बताया ही नहीं, ठीक है नहीं, तो जब सर्वोच्च न्यायालय में जब सिद्ध करता है कि भाई कहीं कोई दोष है ही नहीं है, तो इसलिए अब फ्री है हिंदुस्तान में, वाक स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है, तो इसलिए और मैं तो उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इतना सब कुछ बोले और अंत में जो है ना प्रकृति अपने आप सही करते हैं। अब वो अपने पार्टियां खत्म कर ली है, चाहे एनसीपी हो चाहे शिवसेना हो, जब वो नेस्तनाबूद स्वयं हो गए तो ऊपर वाले ने तो बोल दिया ना कि तुम जो आरोप लगा रहे थे गवर्नर पर गलत था, तो न्याय को ऊपर वाला करता है ना। अच्छा सर, एक भूत प्रकरण के बारे में लोग जानना चाहते हैं, हम लोगों ने तो मीडिया के बारे में आपके मुख से जानना चाहता हूँ, जो रात में जो ओथ दिलवाया था आपने वो क्या, इतनी क्या जल्दी? मुझे कोई एक सबूत दिला दीजिए, इतना बड़ा महाराष्ट्र का राजभवन है कि मैंने रात में शपथ दिलाई, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। अच्छा। सुबह के 7:30 बजे शपथ दिलाई गई है ना, तो अगर सुबह के 7:30 बजे को महाराष्ट्र से लेकर आप दिल्ली के पत्रकार तक यदि उसको रात बताते हो तो मैं सोचता हूँ ऑफिस आवर से पहले दिलवाया आपने। तो ये देखिए, भारत की आजादी हुई तो मोदी ने रात के 12 बजे शपथ ली थी, इसलिए जो है ये इस प्रकार का झूठा आरोप, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ता है, बाद में पूछा तो बोलने इस पर बोलता भी पसंद नहीं करता, बिना देखे पीछे आप आरोप लगा रहे हो, है? तो इस प्रकार का जो आरोप है मैं कहता हूँ कि बिल्कुल निराधार है, और आप यदि इसको पूरे देश में बता दें कि भाई नहीं,
बिल्कुल, मैं इसीलिए पूछा कि लोगों को सही जाना चाहिए। जाकर के देखो जी। है तो सुबह के सरसरदार को ये शपथ हो रही है और राम भूले जाने राम बिल्कुल इसी तरह से 100 बार झूठ बोल करके सही हो जाए। ये आप लोग मानते तो नहीं, ये तो सब मैं जानता था, लेकिन मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता। अब आपने कह दिया था पूरी दुनिया यकीन करेगी इसका, मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा था। एक सर आखिरी सवाल मेरा आधा घंटा होने जा रहा है हमारा। एक जो उद्धव ठाकरे के साथ जो आपकी, ये तो उद्धव ठाकरे को आपने कहा किया तो उद्धव ठाकरे सेकुलर हो गया है क्या? वो जो टोन था आपको ऐसा था कि नहीं सेकुलर होना गलत हुआ? नहीं वो क्या है कि ये था कि उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें तो खुल जाएंगे लेकिन लोग मंदिरों में नहीं जा सकते। तो मैं सोचता हूँ कि वो बाल ठाकरे जैसे व्यक्तित्व के करते हैं उसको अधिकारी हैं तो उनको मंदिरों में लोगों को जाने से रोकना और मदिरा के लाई में जाने को आज्ञा दे देना, मैं सोचता हूँ कि ये तो बिल्कुल सही है। किसी प्रकार से सही से नहीं किया जा सकता। वैसे सर आपने सेकुलर के बारे में कहा, एक चीज आपने राज्य संवैधानिक पद पे आप रहे हो। संवैधानिक पद पर रहे हुए व्यक्ति को एक अधिकार मिलता है जो सामान्य व्यक्ति को सामान्य विवेकाधिकार। तो बहुत सारे जो काम है वो आपको अपने विवेक से लेना पड़ता है। मैं थोड़ा सा आपको इमरजेंसी के दौर में ले जाना चाहूँगा। इंदिरा गांधी ने जो डिसीजन इमरजेंसी का लिया था उसमें सब आदमी ज़्यादातर जो है वो इंदिरा गांधी को दोषी होते हैं, लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद को कोई दोषी नहीं ठहराता या उस पर कोई ये नहीं करता। उन्होंने रिकमेंडेशन मांगा, लेकिन उनके पास ये विवेकाधिकार तो था कि वो उसको होल्ड कर सकते थे। वापस करने का अधिकार शायद संवैधानिक तभी नहीं था वो, लेकिन वो चाहते तो इस्तीफा दे करके बाहर आ सकते थे, देश को इस सिचुएशन से निकाल सकते थे। विवेक से काम करने के लिए फखरुद्दीन अली को संघ की शाखा में देते क्या, उन्होंने संघ की प्रशिक्षण लिया था क्या, तो इसलिए ऐसी उनसे अपेक्षा ही की जाती। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बहुत लगभग सभी मुद्दों पर आज हमें भगत सिंह कोश्यारी से बात करने का मौका मिला। हर एक सवाल का बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। मुझे लगता है कि जो चीज़ें अब तक दुनिया के सामने नहीं आई थी, जो चीज़ें अब तक लोग नहीं जानते थे, उन सारे मुद्दों पर भी भगत सिंह कोश्यारी जी ने अपनी बातें साफ की। मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो अपनी राय और अपना कमेंट हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू।